अब से आपके गोभी के पराठे ना तो फटेंगे, ना ही उनकी फिलिंग बाहर निकलेगी। बहुत ही खस्ता करारे फूले फूले आपके पराठे बनकर तैयार होंगे और टेस्ट तो आप पूछिए ही मत। और मैंने यहाँ पर 2 तरीके से पराठे बनाना बताया है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे गोभी के पराठे बनाना। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। उसके बाद मैंने 3 से 4 बार इसको धोया है। इसके बाद मैंने इस तरीके से छन्नी में डालकर रख दिया, जिससे हमारी गोभी में कोई भी पानी ना रहे। और अब हमें यहाँ पर गोभी को बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेना है। आप अगर चाहें तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और बिना पानी के ही हमें गोभी को ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। बहुत ही आसानी से हमारी गोभी ग्राइंड हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बारीक मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, देख सकते हैं आप। और जो लोग पहली बार भी अगर पराठे बनाएंगे ना गोभी के, तो उनके पराठे भी बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया, इसमें मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक से चॉप किया हुआ है और इनको भी डाल देंगे और हल्का सा हम इनको भूनेंगे, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज, इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक से चॉप किया हुआ है। और प्याज को थोड़ा सा चलाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2 इंच अदरक ली है, इसको मैंने कद्दूकस किया हुआ है। अदरक और गोभी बहुत अच्छी लगती है साथ में, तो ज़रूर डालिएगा आप गोभी के पराठे में अदरक। और अदरक मैंने बाद में इसलिए डाली है क्योंकि अगर हम पहले अदरक डाल देते हैं तो अदरक बहुत ज़्यादा चिपकती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्याज के बाद में भी अदरक को डाल सकते हैं। और यहाँ पर प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज बस हल्का सा रंग बदलेगा, इतना ही हमें इसको भूनना है। तो यहाँ पर प्याज हमारा भुनकर तैयार है। उसके बाद हमने जो गोभी को ग्राइंड करके रखा हुआ है वो डाल देंगे और 2 से 2.5 मिनट के लिए हमें गोभी को भी भून लेना है। तो यहाँ पर हम गोभी को भून लेंगे पहले, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। और यहाँ पर मैंने प्याज को भी मीडियम फ्लेम पर ही भुना है और गोभी को भी मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही भुना है। तो यहाँ पर 2 से 2.5 मिनट में गोभी हमारी बढ़िया तरीके से भुन भी जाएगी और पानी भी बहुत अच्छी तरीके से इसका सूख जाएगा और गोभी हमारी गल भी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बिखरी बिखरी सी हमारी यहाँ पर गोभी हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है तो थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे। और 4 चुटकी मैंने यहाँ पर हींग डाली है और 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे हमारे पराठों का रंग बहुत अच्छा आएगा। और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ही मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर डाला है। और बढ़िया तरीके से सभी मसालों को हम यहाँ पर मिला देंगे। हमने यहाँ पर नमक डाला है तो गोभी थोड़ा सा पानी और छोड़ेगी, तो हमें मसालों को और गोभी को इतना भूनना है कि बिल्कुल गोभी हमारी बिखरी बिखरी हो जाए और इसी बीच में हमारी गोभी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक भी जाएगी, तो पराठे आपके और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है गोभी की बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है और लास्ट में हम बिल्कुल हरा धनिया डालेंगे और बढ़िया तरीके से गोभी और धनिए को मिला देंगे। और जब हमारी गोभी अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी तभी हम इससे पराठे तैयार करेंगे। तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं के आटे को पहले से छान कर लिया हुआ है और अब हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है, क्योंकि हमारी स्टफिंग में भी नमक है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बढ़िया सा, एक ना हमारा जो डो है पराठों का वो टाइट हो और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो जिस तरीके से हम रोटियां बनाते हैं तो उसी तरीके का हमें आटा लगाना होता है। नॉर्मल जब हम पराठे बनाते हैं तो थोड़ा सा हम सख्त आटा लगाकर तैयार करते हैं और स्टफ्ड पराठे के लिए थोड़ा सा हमें सॉफ्ट आटा चाहिए होता है, जिस तरीके से हम रोटियों का लगाते हैं। टाइट आटा लगाएंगे तो स्टफिंग बाहर निकलेगी और हम रोटियों वाला अगर आटा लगाएंगे तो स्टफिंग हमारी साथ साथ आटे के घूमेगी। तो आटा जितना हमारी स्टफिंग फैलेगी उतना ही हमारा जो आटा है वो फैलेगा, तो हमारी जो स्टफिंग है बाहर नहीं निकलेगी और पराठे हमारे फटेंगे नहीं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे स्टफ्ड पराठे बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर आटा लगाने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम इससे पराठे तैयार करेंगे। अब हमें जितने बड़े पराठे बनाने हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर आटा ले लेंगे और उससे लोई तैयार कर लेंगे। जितने बड़े हम फुलके बनाते हैं मैंने उसका यहाँ पर 1.5 गुना आटा लिया है। और स्टफ्ड पराठे में आटे से ज़्यादा फिलिंग, जो स्टफिंग होती है हमारी, उसका टेस्ट आना चाहिए, तभी हमारे स्टफ्ड पराठे हैं वो टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा आटा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे
और उसके बाद जो हमने रोटी को बेल कर रखा हुआ है इसको हम इस तरीके से हथेली पे रखेंगे और बढ़िया अमाउंट में हम यहाँ पर अपनी स्टफिंग को डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, बड़ा चम्मच है मेरे पास, इससे मैंने भरकर खूब स्टफिंग ली है और मैं और भी डालूंगी। और स्टफिंग को भरने के बाद वापस से हम इसको चकले पर रखेंगे और इस तरीके से हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, जैसे हम मोमोज बनाते हैं। और जब हमारी सारी प्लेट्स बन जाएंगी उसके बाद हम इसको इस तरीके से सील कर देंगे बिल्कुल ऊपर से, और इस तरीके से हम अच्छी तरीके से इसको दबा देंगे। और उसके बाद इस तरीके से हम उंगलियों की सहायता से जो हमारी स्टफिंग है वो बढ़िया तरीके से हम इस तरीके से फैला लेंगे, या इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर करी इस तरीके से बढ़िया तरीके से हमारी स्टफिंग पूरे पराठे में फैल जाती है। तो इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम स्टफ़्ड पराठे बनाते हैं बढ़िया तरीके से हमारी स्टफिंग पूरे पराठे में फैल जाती है तो बाहर नहीं निकलती है। और ये देखिए उसके बाद हम इसको बेलन से इस तरीके से बेल लेंगे। हाथों से आप लोई को जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करने के बाद ही आप बेलन से बेलिए, तो आपकी स्टफिंग कभी बाहर नहीं निकलेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आप स्टफ़्ड पराठे बना पाएंगे। तो यहाँ पर तवे को मैंने बढ़िया तरीके से, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, बढ़िया तरीके से गर्म किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल दिया है, घी या ऑयल आप जिसमें बनाना चाहें। उसके बाद हम इसको पराठे को डालने के बाद हल्का सा हम थोड़ा सा एक तरफ से सिकने देंगे। उसके बाद हम इसको पलट देंगे और पलटने के बाद हम तुरंत ही इस पर घी डालेंगे। बहुत ज़्यादा सेकने के बाद जब आप घी लगाते हैं तो पराठा आपका करारा थोड़ा सा कम बनता है, और हल्का सा सेकने के बाद जब आप इस पर घी लगा लेते हैं तो आपके पराठे बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हम घी लगाते हुए बढ़िया तरीके से, जितने आपको खस्ता करारे पसंद हो पराठे उस तरीके से आप इसको दबा दबा कर बढ़िया तरीके से सेक लीजिए। ये हमारा जो पराठा था वो था सिंगल लोई वाला। अब मैं आगे आपको मतलब 2 लोइयों के साथ यानी डबल लेयर वाला जो पराठा बनाते हैं वो बनाना बताऊंगी। और एक टिप भी आपको देना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेकने के बाद घी लगाते हैं तो आपका पराठा हमेशा जो है ऑयली ऑयली ऊपर से दिखता होगा, और अगर हम कम सेकने पर घी लगाते हैं तो पराठा आपका कभी भी ऑयली नहीं दिखेगा। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि ऊपर से जो ऑयल और घी है वो दिखता है। तो इस तरीके से कम सेकने के बाद जब आप घी लगाते हैं तो बढ़िया तरीके से हमारा पराठा सिकता है और ऑयल और घी बिल्कुल नहीं दिखता है। तो हमारा जो पराठा है वो तैयार हो गया था बनकर। अब हम जो डबल लेयर वाला पराठा है वो बनाएंगे। और इस पराठे की खास बात यह है कि आप इस पराठे को बड़ा भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं फटेगा ये पराठा। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए 2 रोटियों के बराबर यानी 2 फुलकों के बराबर 2 लोइयाँ बना ली। उसके बाद हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इनको बेल लेंगे। देखिए एक मैंने बनाकर तैयार कर ली, और इतनी ही बड़ी हमें जो दूसरी लोई है उसको बेल कर तैयार करना है। तो 2 छोटी छोटी रोटियां जैसी हमें बना लेनी है। और उसके बाद जितनी आपको स्टफिंग डालनी है, मैं खूब ज़्यादा सी डालूंगी यहाँ पर। इस तरीके से डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको स्टफिंग को इस तरीके से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा किनारों तक कभी नहीं लाएंगे। जब हम दूसरी रोटी रखेंगे तब हमारी स्टफिंग बढ़िया तरीके से पराठे में फैल जाएगी। उसके बाद हम इस तरीके से, अगर छोटी लग रही है आपको रोटी तो इस तरीके से हाथ से बढ़ाकर, और किनारों से पहले हम सील नहीं करेंगे, पहले हम स्टफिंग को अच्छी तरीके से फैलाएंगे इस तरीके से हाथों से। तो बढ़िया तरीके से उंगली से हम सारी स्टफिंग को फैला लेंगे, और जितनी बड़ा हमारा यहाँ पर पराठा हाथों से बन सकता है उतना बड़ा हम इसको कर लेंगे। उसके बाद हम इसको बेलन से बेलेंगे। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा इसको लगा लेंगे, और उसके बाद हम इसको बेलन से बेल लेंगे इस तरीके से। देखिए आप, और जिन लोगों से उस तरीके का जो मैंने पहले बनाया पराठा अगर स्टफिंग निकल जाती है तो वो इस तरीके से अगर ट्राई करेंगे तो इस तरीके से पराठा बनाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, और ये वाला पराठा बिल्कुल फटता नहीं है। तो ये देखिए पराठा हमारा बनकर तैयार है, और अब तवा हमारा गर्म है, इस पर हम डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर दोनों ही पराठे बनाए, आपने देखा बिल्कुल स्टफिंग बाहर नहीं निकली, और दोनों ही पराठे मैं आपको पहले ही तोड़ के दिखा चुकी हूँ कितनी अच्छी तरीके से स्टफिंग हमारी पूरे पराठे में भरती है बिल्कुल, और बहुत अच्छे हमारे पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो इस पराठे को बढ़िया तरीके से हम घी लगाते हुए और दबा दबा कर क्रिस्पी करारा होने तक सेक कर तैयार करेंगे। और स्टफ़्ड पराठे बनाते हुए आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके पराठे भी बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो सबसे पहले तो जो हम आटा लगाएंगे वो हमेशा सॉफ्ट साइड में लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट हम डो लगाकर तैयार नहीं करेंगे। अगर टाइट डो आप लगाएंगे तो हमेशा पराठे आपके फटेंगे।
और गर्मियों में हमेशा हम आटा जो हमारा रूम टेम्परेचर का पानी होता है उसके साथ लगाएंगे, और अगर हम सर्दियों में आटा लगाएंगे पराठों के लिए तो हमेशा हम गुनगुने पानी के साथ आटा लगाएंगे। तो आपका आटा लगकर बहुत अच्छा तैयार होगा। और जो भी हम स्टफिंग तैयार करेंगे वो हमेशा बारीक रखेंगे, चाहे हमारे आलू के पराठे की हो या फिर प्याज के पराठे की हो या फिर गोभी के पराठे की। तो अगर आप मोटी स्टफिंग रखेंगे तो पराठे आपके फटेंगे। और आटा गूंदने के बाद हमेशा उसको 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिए, तभी आपके पराठे अच्छे बनकर तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, फिर आपका जो आटा है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होने लगता है। तो लीजिए, तैयार है हमारे गोभी के पराठे। आप इसको दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए या फिर चाय के साथ, सभी के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।